योगेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठी पूर्ति महोत्सव, सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और नेता करेंगे शिरकत। सीएम मनोहर लाल ने की श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता, कहा कपाल मोचन मेले में करें विशेष इंतजाम, मेला परिसर में बनाए हेल्थ चेकअप काउंटर। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 17 एचसीएस अधिकारियों के तबादले। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का मनोहर सरकार पर हमला, विपक्ष की भूमिका की जमकर की तारीफ, सरकार पर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का आरोप। बेअदबी मामले में राम रहीम से दोबारा पूछताछ करेगी एसआईटी, फिर सुनारिया जेल जाएगी पंजाब पुलिस, 17 दिसंबर को अगली सुनवाई। और अंबाला रेलवे स्टेशन समेत 8 स्टेशनों को उड़ाने की मिली धमकी, डीआरएम को मिला लश्कर-ए-तैयबा का धमकी भरा पत्र, सीएम राज्यपाल और हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कृषि क्षेत्र की हरियाली के साथ साथ दूध, दही और मक्खन के लिए खास पहचान रखने वाले राज्य हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहद चिंतित है। किसानों की आय बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों के लिए एक से एक बढ़कर कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार कपास के किसानों के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं लेकर आई है, जिससे कि किसानों को आय को दोगुना किया जा सके। इन दिनों देश के प्रमुख कपास मंडियों में कपास का भाव और बाजार अच्छा चल रहा है। कपास के भाव में रोज 100 से 200 रुपए का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों की तुलना में भावों में कुछ तेजी देखने को मिली है। अगर आज के भाव की बात की जाए तो रोहतक मंडी में 8100 रुपए प्रति क्विंटल, एलनाबाद में भी 8100 रुपए प्रति क्विंटल और हिसार मंडी में 8200 रुपए प्रति क्विंटल भाव कपास के चल रहे हैं। मेहम की कपास मंडी में भी 8200 रुपए प्रति क्विंटल कपास के भाव हैं और सिरसा मंडी में 8170 रुपए कपास के भाव चल रहे हैं। तो आपको बताते चले लगातार कपास के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जो कपास की खेती करते हैं ग्रामीण किसान, उनको लाभ हो सके। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और इसी के मद्देनजर हम भी आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर के आए हरियाली। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं कई सारी फसलों के बारे में। तो लगातार हम किसानों को फसलों के बारे में जानकारी देते हैं और आज का जो विषय है वो है कपास पर। जी हां, आज हम बात करेंगे कपास की फसल के बारे में कि आखिरकार कैसे जो कपास की फसल है उसमें उन्नति को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और इस समय जो मंडी में मोल भाव चल रहे हैं कपास के, उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेंगे। आखिरकार कपास के उत्पादन के लिए कैसी जमीन होनी चाहिए, किस प्रकार से खेती करनी चाहिए और अगर कपास में कीड़े लग जाएं तो किस तरीके से इसको लेकर के इंतजाम करने चाहिए। इस सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रमेश जी जुड़ गए हैं जो व्यापारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका हर खबर हरियाणा पर। धन्यवाद रमेश जी, हम आज बात कर रहे हैं कपास की फसल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कपास की फसल को कैसे करते हैं, किन किन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए कपास की फसल अगर किसान लगा रहे हैं तो। मैडम, सबसे पहले बात होती है सीड क्वालिटी की। जी रमेश जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। हेलो, हाँ जी मैडम, ये पहले आती है सीड क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का सीड होना चाहिए।
उसकी कॉटिंग की सोइंग टाइमली होनी चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी। कुछ फार्मर लेट बीज देते हैं, उसका भी यील्ड कम होती है। संतरा जी 10 मिनट बाद बात करता हूँ, 10 मिनट बाद बात करता हूँ। अभी बैठिए जी रमेश जी, हेलो, अब बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम। अच्छा, और मैडम क्या पूछना? रमेश जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कपास की उन्नत खेती में बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऐसे मैडम आजकल आती है 450 ग्राम सीड पर पैकेट। फार्मर से 1 पैकेट से लेके 2 पैकेट तक लगा सकता है। पर एकड़ में लगभग 4800 से 4500 लेके 5000 सीड होते हैं ये। हाँ जी, बिल्कुल रमेश जी, तो ये हम कपास के बारे में बात कर रहे हैं। खाद दी जाए, पानी का जी, हम कपास की फसल के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे सफेद और सोना भी कहा जाता है। तो लगातार मंडी में कपास के जो भाव हैं उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर खाद और उर्वरक के बारे में बात की जाए, कितना प्रयोग करना चाहिए रमेश जी कपास की फसल में? पहले फर्स्ट टाइम में फार्मर डीएपी से कपास की सोइंग करता है। हेलो, डीएपी किसान को बिजाई से पहले तो प्रॉपर। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कपास की खेती के लिए मौसम और जलवायु की अगर बात की जाए तो किस प्रकार का मौसम होना चाहिए? खाद जैसे डीएपी है और ये पोटाश है, जिंक है। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। रमेश जी आपके पास फिर से आएंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे कपास की खेती को लेकर के कि अगर कपास की खेती में कीड़े लग गए हैं तो आखिरकार क्या कुछ हमें करना चाहिए। और इस समय लगातार जो मंडी की अगर बात की जाए तो मंडी में कपास की जो भाव है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और कपास की 2 प्रजातियां होती हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई किसान कपास की खेती करना चाहता है तो उन्हें किस किस सावधानियों के बारे में विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कृषि क्षेत्र की हरियाली के साथ साथ दूध, दही और मक्खन के लिए खास पहचान रखने वाले राज्य हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहद चिंतित नजर आ रही है। और इसी के साथ हर खबर हरियाणा चैनल भी एक खास कार्यक्रम किसानों के लिए लेकर के आया है जिसका नाम है हरियाली। जी हाँ, इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं उन तमाम फसलों के बारे में जिन फसलों के बारे में किसानों को जानकारी होनी चाहिए। और आज का जो विषय है हमारा वो है कपास। जी, आज हम बात करेंगे कपास पर कि किस तरीके से कपास की खेती करनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो वहीं कपास की खेती के लिए मौसम और जलवायु कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम विचार करेंगे। और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं उनसे भी हम राय लेंगे। कपास की खेती के लिए भूमि का चुनाव किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कपास की उन्नत खेती के लिए आखिरकार खेत को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके और उन्हें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इन सभी चीजों पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। कपास की उन्नत खेती कैसे की जा सकती है और खेती करने अगर कपास की जा रहे हैं तो कितने बीजों का इस्तेमाल एक बार की फसल में करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कपास की खेती में कीड़े लग जाएं तो उसके लिए हमें किन प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से उन कीड़ों को फसल से हटाना चाहिए और सबसे पहले क्या कुछ करना चाहिए जिससे कपास की खेती में कीड़े ना लग पाए। साथ ही साथ आपको बताएंगे तो
तो लगातार हम बात कर रहे हैं आज कपास की खेती के बारे में, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। जी हाँ, हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में हम फसलों के बारे में बातचीत करते हैं कि आखिरकार किसान कैसे अपनी फसल को उगा सकता है। और आज का जो विषय है हमारा वो है कपास का विषय, जिसे सफेद सोना का नाम दिया गया। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार आप सभी को कपास की खेती कैसे करनी है और किस तरीके से कपास की खेती में उन्नत जो है वो ज्यादा कर सकते हैं, कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रमेश जी के पास, जो व्यापारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, कपास की उन्नत खेती में बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जी मैडम, बीटी कॉटन के अंदर 1 पैकेट से लेकर 2 पैकेट तक फार्मर डाल सकता है। साथ में उसमें मॉइस्चर पूरा होना चाहिए जमीन के अंदर, ताकि जर्मिनेशन प्रॉपर हो। फर्टिलाइजर या उर्वरक की बात करूं तो वो निर्धारित विभाग के द्वारा जो मात्रा निर्धारित की गई है उसी साल डालनी चाहिए। ठीक है रमेश जी, जैसे डीएपी होगी, पोटास हो गया, सल्फर हो गया। जी रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कपास की खेती के लिए बुवाई जब की जाती है तो किस प्रकार से बुवाई की जाती है, क्योंकि कई बार किसान गलती कर जाते हैं बुवाई के समय, और सबसे अहम चीज होती है बुवाई, क्योंकि सबसे पहले शुरुआती बुवाई से की जाती है। तो बुवाई पर अगर हम विचार करें या फिर बुवाई पर हम जानकारी हासिल करनी चाहें तो किस तरीके से किसानों को कपास की बुवाई करनी चाहिए? एक तो प्रॉपर मतलब उसका मॉइस्चर जमीन का उतना होना चाहिए जिसमें बीज की प्रॉपर जर्मिनेशन हो जाए। अगर जर्मिनेशन प्रॉपर होगी, एक बीज अंकुरित होगा तो ही हम ठीक है रमेश जी, पेड़ा बड़ा हो पाएगा तो ही हम फल ले पाएंगे। ठीक है रमेश जी, सरकार भी लगातार कई सारी योजनाएं ला रही है जिससे कपास की जो खेती है वो अच्छी तरीके से किसान कर पाए और किसानों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसको लेकर के सरकार की क्या और कौन कौन सी योजनाएं, उस पर जानकारी लेना चाहूंगी आपसे। मैम, सरकार ने तो बहुत अच्छे मतलब जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी बिना इंटरेस्ट के फार्मर को सुविधा दे रखी है। 30 एक हफ्ती है तो 30 एक तो ये भी कारण है कि फार्मर प्रॉपर सरकार का फायदा उठा सकता है। ठीक है रमेश जी, रेट बहुत आज मार्केट के रेट मार्केट से रेट बहुत अच्छे हैं आज कॉटन के। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इस समय मार्केट में जो कपास के रेट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी किसान कपास की खेती करना चाहते हैं या फिर वो कपास की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार कपास की खेती करने के लिए जो उनका खेत है वो तैयार है या फिर नहीं, किस प्रकार का चुनाव खेत के लिए करना चाहिए, कैसा खेत होना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर कई सारे मन में सवाल होते हैं किसानों के कि आखिरकार खेती करने से पहले उनको किन किन चीजों के बारे में विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में हम आपको उन सभी चीजों के बारे में बताते हैं जिससे आप जब भी खेती करने जाएं तो आपको किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ एक्सपर्ट्स लगातार जुड़ते हैं जो आपको तमाम तरीके की जानकारी देते हैं। और जो आज का हमारा विषय है वो है कपास की खेती को लेकर कि आखिरकार कपास की खेती के फायदे क्या क्या हैं, किस प्रकार से कपास की उन्नत खेती आप कर सकते हैं। अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तो हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं, कृषि अधिकारी हैं जो आपको तमाम चीजों के बारे में जानकारी देंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। मैडम जी, संजय जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि कपास की खेती को लेकर के अगर किसान खेती करने जा रहे हो तो उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कपास की उन्नत खेती के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और किस प्रकार से खेत का चयन हमें करना चाहिए।
ऐसा मैडम जी, जैसे हम बात करते हैं बीज की बात करते हैं, बीज में जैसे डिपार्टमेंट द्वारा या कृषि विभाग द्वारा ये निर्धारित किया है कि किसान को कम से कम 2 पैकेट 1 एकड़ में प्रति एकड़ के हिसाब से डालने चाहिए जी, ताकि हर जो बीज है वो अंकुरित हो जाए। और अंकुरित जब बीज अंकुरित होगा, जब प्रॉपर बीज सारे के सारे बीज उसमें जमा हो जाएंगे, तभी हम किसान को वो पैदावार अच्छी ले पाएगा। क्योंकि फसल खेत के अंदर अगर पौधे पूरे होंगे तभी तो हम फसल ले पाएंगे ना। बिल्कुल। और जैसे आपका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल मेरा यही है कि कपास की खेती के लिए एक बात आपने कही थी जी, भूमि का चुनाव कैसे किया जाए? हाँ जी, खेती की तैयारी मतलब खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए आप? हाँ जी, खेत की तैयारी जैसे आपने पूछा भी खेत की तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहले किसान अपने खेत में तैयारी उसमें जुताई करता है, 2-3 उसमें हैरों की जुताई होती है, उसके बाद उसमें कल्टीवेटर लगाना होता है, उसके बाद उसमें सवागा लगाना होता है। और उस सवागा मतलब जो हम लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं भी, ताकि वो इसलिए लगाते हैं कि अगर किसान सुबह को तैयार करता है अगर खेत, तो ताकि उसके अंदर प्रॉपर मॉइस्चर रह जाए, और शाम को बिजाई करता है। जो किसानों को हम यही बताते हैं कि अगर बिजाई करता है किसी भी फसल की, अगर हम कपास की बात करें तो शाम के टाइम उसमें बिजाई करनी चाहिए, ताकि जो अगर दोपहर में या सुबह बिजाई करता है, जैसे धूप की किरणें उसमें मिट्टी में पड़ती है तो उसमें मॉइस्चर नहीं रह पाता, यानी किसान को शाम के टाइम में बिजाई करनी चाहिए ताकि हर बीज। जी बिल्कुल संजय जी, यानी कि कपास की खेती करने के लिए अगर बुआई हम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत होती है, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये काफी अहम जानकारी है। कपास की खेती जो भी किसान करने जा रहे हैं, आपको बता दें कि आप शाम के समय बुआई करिए, ताकि जो कपास के बीज है उसमें मॉइस्चराइजर रहे। अगर आप दोपहर में करेंगे तो मॉइस्चराइजर नहीं रहेगा, जिससे जो उन्नत खेती है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। आइए अब रुक करते हैं दूसरे सवाल का। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिंचाई जिस प्रकार से करनी चाहिए किसानों को, क्या कपास की खेती में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है? ऐसा मैडम जी, और फसलों के मुकाबले जैसे अगर हम बात करें धान की, तो धान के कंपैरिजन में कपास की खेती को कम पानी की जरूरत होती है। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम जब हम खेत तैयार करते हैं उस समय पहला पानी देता है, उसके बाद हम कम से कम 30 या 35 दिन के बाद हम दूसरा पानी देते हैं जी। और उसके बाद हर 20 दिन के इंटरवल के बाद हमें पानी देता है। और कपास की फसल की जैसे हम बात करें अभी, लगभग जो बिजाई की बात करते हैं हम, बिजाई लगभग हमारी 15 अप्रैल से शुरू हो जाती है जी। 15 अप्रैल से शुरू हो गया, 15 मई तक जैसे उसका जो प्रॉपर टाइम है। और उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, जैसे पहला पानी हम कहते हैं 30 से 35 दिन के बाद लगाना चाहिए, तो उसमें लगभग 4 या फसलों पक जाती है। तो हमने बात करी कि किस तरीके से सिंचाई करनी है किसानों को, और साफ तौर पर हमने ये भी बात करी कि आपको किस तरीके से खेत का चयन करना है, साथ ही साथ आपको किस समय बुआई करनी है। आइए अब और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। कृषि अधिकारी संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे बड़ी परेशानी किसानों को होती है कीड़े लगने की। तो अगर कपास की फसल में कीड़े लग गए हैं तो उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, या फिर पहले से क्या कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए जिससे हम कीड़ों से बच सकें? ऐसा है जी, जहाँ कीड़े की बात आती है कि कीड़ा अगर किसान ने समय पर बिजाई की होती है तो उसमें उन फसलों के अंदर कीड़ों की जो लगने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और उसके बाद भी अगर किसान के खेत में अंदर कीड़े आते हैं तो मुख्य 3 या 4 प्रकार के कीड़े आते हैं, जिसमें रस चूसक कीड़े कहते हैं, जिसमें एक सफेद मक्खी है और हरा तेला है और एक चूड़ा है जिसे हम इंग्लिश में थ्रिप्स कहते हैं। ये मुख्य फसल है। जब से बीटी कपास का किसानों ने लगाना शुरू की है तो तब से मुख्य कीड़े यही आते हैं जो फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और हम किसानों को बार बार गाँव के अंदर जाके हमने जागरूकता हम कैंप लगाते हैं और किसानों को जागरूक करते हैं कि किसान जब भी ये कीड़े आपके खेत में आते हैं तो सबसे पहले आपने नीम जो भी आधारित है वो स्प्रे है वो करने हैं जी। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी कपास की खेती की जाती है, जी, बात पूरी करिए संजय जी।
मैं ये कह रहा था जैसे ये रस चूसक कीड़े हैं, ये हर कीड़े का एक समय होता है, वो उस समय जैसे उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तभी वो खेत के अंदर, कपास के अंदर आता है। ठीक है संजय जी। सबसे पहले जो कपास के अंदर जब से बीटी, जी संजय जी बात पूरी करिए। ऐसा मैडम, जैसे पहले अब की बार जो कपास के अंदर थी, पहले जी उसके अंदर 2 तरह के बीज होते हैं जब से बीटी चली है। एक बीटी होती है, उसमें अंदर नॉन बीटी होती है। नॉन बीटी होती है जो किसानों को हम यही कहते हैं भी जो नॉन बीटी के जो बीज होते हैं वो उसके खेत के चारों तरफ उसने 2 लाइनें लगानी होती है, ताकि जो कीड़े हैं वो सबसे पहले उन पर अटैक करें, और ताकि किसान अगर जो बाहर वाली जो 2 लाइनें किसान ने लगाई है नॉन बीटी की, उस पर अगर कीड़ा अटैक करता है तो किसान को ज्यादा खर्चा ना लगाना पड़े, उनके ही पर स्प्रे किया जा सके, ताकि जो हमारी मुख्य जो फसल जो अंदर हमने लगा रखी है, मेन फसल है, उसके उस पर सब कीड़ों का प्रकोप ना रहे। बिल्कुल संजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब भी किसान कपास की खेती करने जाता है और उसकी खेती में उसे सबसे बड़ी परेशानी का सामना ये करना पड़ता है कि जो कपास के फूल जो निकलते हैं वो अपने आप झड़ करके खेतों में गिरने लग जाते हैं, टिंडे जो होते हैं वो भी झड़ने लग जाते हैं। तो इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? ऐसा मैडम जी, जब भी कपास के अंदर फूल या टिंडे गिरने हैं तो उसके 2 कारण होते हैं। या तो जमीन के अंदर उसमें प्रॉपर नमी नहीं होती जी, या ज्यादा कई बार जो ज्यादा बारिश होने के कारण है ना वो गिर जाते हैं, क्योंकि पौधे को जितनी खुराक चाहिए उतनी अगर उससे ज्यादा मिलेगी या तभी तो उसके फूल गिरते हैं। या किसी कीड़े का अटैक होता है तो भी उस टाइम किसान ने ध्यान देना चाहिए भी इसके अंदर किस कीड़े का अटैक हुआ है जिसके कारण ये फूल गिर रहे हैं, क्योंकि अगर पौधे को खुराक अगर पूरी मिलेगी तो फूल या भौंकी या टिंडे वो नहीं गिरेंगे। कई बार किसान ये कर देता है कि उसमें खाद की मात्रा वो कम हो जाती है, और उस खाद की मात्रा कम होने, खुराक कम होने के कारण उसके जो फूल गिरते हैं और टिंडे गिरने लगते हैं। ठीक है संजय जी, खाद की मात्रा कितनी रखनी चाहिए? क्योंकि ज्यादा खाद अगर होगी तो फसल तब भी खराब हो सकती है, और आपने जैसे कि बताया कि अगर खाद की मात्रा कम होगी तो उससे फूल जो है वो गिरने लग जाते हैं, टिंडे गिरने लग जाते हैं। तो इसमें कैसे बैलेंस करके चलना है? आखिरकार कितनी मात्रा खाद की होनी चाहिए? ऐसा मैडम जी, जैसे विभाग द्वारा निर्धारित है भी उसमें डीएपी होता है, उसमें 1 बैग डालना होता है, 1 बैग उसमें 50 किलो होता है। उसके अलावा हम सिफारिश करते हैं 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट की 21% की। उसके साथ साथ हम सिफारिश करते हैं उसमें पोटास की मात्रा करते हैं, पोटास की मात्रा उसमें 40 किलोग्राम होनी चाहिए। ये उसके अंदर, और उसके अलावा जैसे यूरिया की जो डोज होती है मैडम, उसमें लगभग 120 से 25 किलोग्राम यूरिया डालना होता है। वो उसने किसान ने 3 या 4 मात्रा में उसको बराबर बांट के डालना होता है। तो ये तो बात हो गई कि आपको किस तरीके से खाद का इस्तेमाल करना है। साफ तौर पर हमने देखा कि जिस तरीके से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कपास के फूल हैं वो झड़ने लग जाते हैं खेतों में, इससे परेशानियां होती हैं और उत्पादन में काफी ज्यादा परेशानी आ जाती है किसानों को, खेती की उन्नति नहीं हो पाती है। तो हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी तरीके से किसानों को कपास की फसल करनी है, उसके लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? क्योंकि सरकार भी लगातार योजनाएं चला रही है किसानों के लिए। जी मैडम, अभी जैसे किसान सरकार ने योजना चलाई हुई है ना, अभी जो भी किसान अगर धान की फसल से दूसरी कपास की बिजाई करता है तो उसको 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है जी। और इसके अलावा जैसे खादों पे सब्सिडी सरकार दे रही है। इसके अलावा जो भी हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है जो गांव के अंदर जो पैक्स बनी हुई है, वहां पे 6 महीने के ऊपर किसानों को जो खाद मिलता है उस पर 6 महीने तक कोई ब्याज नहीं लिया जाता। बिल्कुल।
तो संजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में हमने बात करी कि आखिरकार आपको कपास की खेती कैसे करनी है, खेत का चयन आप कैसे करें और कितनी खाद की मात्रा आपको कपास की खेती में रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी परेशानी किसानों के सामने आती है कि कपास की जो खेती है उसके फूल गिरकर खेतों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आखिरकार इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। और सबसे जरूरी बात कपास की खेती के लिए होती है कि जो खेत है उसमें मॉइस्चराइजर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए खेत में, जिससे जो कपास की जो खेती है वो अच्छे इस तरीके से हो पाएगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में बस उतना ही। नमस्कार।